क्या आप भी रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाते समय उसमें टर्म लिखी गई जो 11 महीने की होती है उसको देखकर निश्चिंत हो जाते हैं? ये आपकी एक गलती आपके हजारों और लाखों रुपए का नुकसान करा सकती है। इस वीडियो में ऐसी 10 गलतियों का जिक्र करेंगे जो मकान मालिक और किराएदार अक्सर करते हैं और बाद में इसके हर जाने के स्वरूप कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाते हैं। आप एग्रीमेंट की ये 10 गलतियां मत करना, वरना मकान भी आपका ही रहेगा लेकिन विवाद में भी आप ही पड़ेंगे। क्योंकि एग्रीमेंट तो कोई भी बना लेता है, लेकिन क्या आप उस एग्रीमेंट में की गई गलतियों की वजह से कानूनी विवाद में नहीं पड़ेंगे? क्योंकि अगर इन 10 गलतियों में से एक भी गलती आपके रेंट एग्रीमेंट या लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में है तो बाद में शर्तियां आप कोर्ट कचहरी के चक्रों में उलझेंगे। इसलिए काफी लोग 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनाकर ये समझ लेते हैं कि उन्होंने रेंट एग्रीमेंट बना लिया, वो सुरक्षित है। लेकिन रुकिए, आपके द्वारा की गई रेंट एग्रीमेंट और लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में ये 10 गलतियां आप दोनों के लिए यानी कि मकान मालिक और किराएदार के लिए मुश्किल का सबब बन सकती हैं। इसलिए एक एक गलतियों पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और आपको बताएंगे कि क्या गलतियां जो रेंट एग्रीमेंट या लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाते समय आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इन गलतियों से अगर आप बचेंगे तो ये गलतियां आपको बहुत बड़े कानूनी और आर्थिक विवाद से बचा सकती हैं, बहुत बड़े नुकसान से हटा सकती हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा जानकारी और हेल्पफुल रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए और इस वीडियो को पसंद आने पर अपने जानने वाले, मिलने वाले मकान मालिक या किराएदारों को शेयर जरूर करिए ताकि आम लोगों का भला हो सके। सबसे बड़ी और पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जब भी एग्रीमेंट बनाते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि ये लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है या रेंट एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट का प्रकार वो नहीं लिखते। रेंट एग्रीमेंट और लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट का प्रारूप दोनों का ही अलग अलग है। रेंट एग्रीमेंट जहाँ पर किराएदारी कानून के अंतर्गत बनता है, इसमें किराएदार को किराएदारी के अधिकार मिलते हैं, जिससे भविष्य में मकान मालिक को किराएदार को बेदखल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं पर लिव एंड लाइसेंस में किराएदार एक निश्चित अवधि के लिए अनुमति प्राप्त करके उस परिसर में काबिज होता है। तो अगर एग्रीमेंट का वर्गीकरण आपको भविष्य में होने वाली कई मुश्किलों से और कानूनी लड़ाइयों से बचा सकता है। इसके बाद दूसरी गलती की बात करेंगे। लोग गलती ये करते हैं कि किसी भी तरह के एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करना सरकार के नियमों के अधीन आता है, लेकिन वो ये गलती करते हैं कि उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाते। स्टाम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में वो 11 महीने का एक रेंट एग्रीमेंट या लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करके रख लेते हैं, नोटरी सिर्फ करवाते हैं, उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाते। अब कहीं कहीं लिव एंड लाइसेंस 11 महीने का नोटरी चल जाता है, लेकिन कई राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो आपको जिस राज्य में आप रहते हैं वहाँ के रेंटल कंट्रोल एक्ट को समझ लेना चाहिए और वहाँ के नियमों के अनुरूप अगर रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है तो फिर आपको उसको रजिस्ट्रेशन जरूरी रूप से करवाना चाहिए। क्योंकि अगर कानूनी विवाद हुआ, मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट में आपको स्टाम्प ड्यूटी और उसकी पेनल्टी और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तीसरी गलती हम करते हैं वो ये करते हैं कि प्रॉपर्टी जो हम रेंट पे दे रहे हैं उसका पूरा विवरण नहीं लिखते, प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जानकारी नहीं लिखते। क्या प्लॉट नंबर है, उसके आस पड़ोस में कौन रहता है, उसके सामने रोड कितने फीट है, अगर फ्लैट दे रहे हैं तो कौन सा फ्लोर दे रहे हैं, उसमें क्या क्या बना हुआ है, क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं। तो ये बात छिपाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, भविष्य में आगे चलकर इस पर विवाद हो सकता है। इसमें किराएदार जो संपत्ति आपने किराए नहीं दी उसको भी शामिल करके इस्तेमाल कर सकता है और चूंकि ये क्लियर नहीं होता कि कौन सा हिस्सा आपने संपत्ति का किराए पर दिया है तो आपको भविष्य में कई मुश्किलें इसमें आ सकती हैं। इसके बाद बात करेंगे चौथे नियम की, चौथी गलती की, और वो ये गलती करते हैं कि किराया कितना लेंगे, कंपनसेशन फीस कितनी लेंगे, इसके बारे में विवरण नहीं लिखते। एडवांस के तौर पर कितना पैसा लेंगे उसको भी नहीं लिखते। इसके लिए आप जो भी एग्रीमेंट बनाते हैं उसमें किराया या जो कंपनसेशन फीस ले रहे हैं उसको स्पष्ट तौर से लिखिए, कितने टर्म्स के लिए बना रहे हैं उसको स्पष्ट तौर से लिखिए और एडवांस के तौर पर जो भी पैसा आपने लिया है उसको भी लिखिए और इसके साथ साथ भुगतान करने का तरीका क्या होगा उसको भी आप इसमें शामिल करिए। कई मकान मालिक ये भी गलती करते हैं कि वो किराया कितने टाइम से बढ़ेगा इस बात के लिए उसका विवरण नहीं लिखते और इसका नतीजा ये होता है कि फिर किराएदार कभी किराया बढ़ाता ही नहीं और टाल मटोल करता रहता है और अंजाम इसका कोर्ट कचहरी जाना हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कानूनी तरीके से कंपनसेशन फीस या रेंट को नहीं लेंगे तो आपको भविष्य में टैक्स में काफी दिक्कतें आ सकती है। आपको ये साबित करने में दिक्कत आ सकती है कि ये पैसा आपने किस प्रकार और किस पेटे लिया था। इसके बाद पांचवी गलती मकान मालिक और किराएदार ये करते हैं कि जो किराए के अलावा जो एडवांस के तौर पर राशि ली जाती है, जो डिपॉजिट राशि ली जाती है, एडवांस राशि जिसको बोलते हैं, तो वो कितनी ली जाएगी और उसका रिफंड किस प्रकार से होगा ये शर्तों में शामिल नहीं करते। ऐसे में यह हो सकता है कि किराएदार को इसकी दिक्कत आ जाए, मकान मालिक रिफंड देने से मना ही कर दे, वह उस रिफंड राशि को किसी अन्य पेटे में शामिल कर सकता है और मकान मालिक को इसका नुकसान ये हो सकता है कि किराएदार हो सकता है आपके परिसर में कोई नुकसान करके जाए, लेकिन उसके बावजूद वो डिपॉजिट राशि आपसे पूरी मांग ले क्योंकि आपने शर्तों में उसको पूरे अच्छे तरीके से मेंशन
मेंशन किया ही नहीं था। इसके बाद छठी गलती की बात करेंगे। छठी गलती मकान मालिक और किराएदार ये करते हैं कि जो मेंटेनेंस का चार्ज होता है, जो लाइट के, पानी के, बिजली के बिल होते हैं, उन बिलों की जिम्मेदारी कोई तय नहीं करता, यानी कि इसको कौन पे करेगा, किस प्रकार पे करेगा, इसको स्पष्ट तौर से नहीं लिखते। और अगर आप ऐसा अपने एग्रीमेंट में नहीं लिखते हैं तो विवाद होना तय है, क्योंकि लाइट और पानी के बिलों का भुगतान कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी तय करना जरूरी होता है। और अगर इसमें विवाद हो जाए, दोनों ही पक्ष इसको भरने से मना कर दें, तो कई कंडीशन में ये देखा गया है कि लाइट और पानी का कनेक्शन काटा जा सकता है और बिल नहीं भरने की एवज में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसको एक उदाहरण से मैं आपको बताना चाहूंगा। ये मैंने जाती तौर से अपनी आंखों से देखा है कि एक व्यक्ति ने अपनी बिल्डिंग, अपने परिसर को किराए पर दिया और बिजली के बिल भरने की जिम्मेदारी किराएदार की थी। तो किराएदार हर बार बिल भर के मकान मालिक को यह कह देता था कि उसने बिल भर दिया है, लेकिन उसने बेईमानी करके कई महीनों के बिल नहीं भरे और अचानक एक दिन वो परिसर को खाली करके चला गया। अब इसकी लायबिलिटी मकान मालिक पर आ गई और हर महीने वो बिल बढ़ते 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 15 से 20 हजार रुपए हो गया। अब मकान मालिक, चूंकि उसका इसमें कसूर नहीं था और वो बिल भरे भी क्यों, तो उसने उसके बिल नहीं भरे और एक दिन विजिलेंस आकर चेकिंग करने लग गई और उस परिसर में चूंकि कनेक्शन पहले ही काटा जा चुका था तो उसको घरेलू कनेक्शन जोड़ा गया था और विजिलेंस ने इसके पेनल्टी के पेटे उस मकान मालिक पर 76,000 की पेनल्टी लगाई। ये दोस्तों मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैंने ही जाकर उसको जमा भी करवाया था। तो मकान मालिक को किराया मिलना तो दूर की बात है, लाइट पानी के बिल भी अगर किराएदार न भरे और चुपचाप खिसक जाए तो इसके हर जाने के स्वरूप कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये मैंने आपको साथ साथ बताने की कोशिश की है। इसके बाद बात करेंगे सातवीं गलती की। जो लॉक इन पीरियड होता है या जो टर्मिनेशन क्लॉज की जो कंडीशंस होती हैं वो एग्रीमेंट में अच्छे तरीके से मेंशन नहीं करते। इससे ये होता है कि किराएदार बिना कुछ कहे कभी भी आपके परिसर से जा सकता है और इससे आपके किराए का नुकसान होगा, क्योंकि अचानक वो चला गया है, आप दूसरे किराएदार का बंदोबस्त नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा किराएदार को यह नुकसान होगा कि मकान मालिक बिना किसी नोटिस के किराएदार को मकान खाली करने के लिए कह सकता है। इसलिए रेंट एग्रीमेंट या लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में नोटिस पीरियड का उल्लेख करें और अगर समय से पहले किराएदार उस संपत्ति को खाली करता है तो उसके लिए पेनल्टी क्या हो सकती है, इसको भी मेंशन करें। इसके बाद बात करेंगे आठवीं गलती की जो करते हैं मकान मालिक और किराएदार। वो ये करते हैं कि परिसर को खाली करवाने के लिए क्या क्या नियम होंगे, क्या क्या शर्तें होगी। इसमें मकान मालिक ये लिखवा सकता है कि किराएदार अगर किराया कंटिन्यू समय पर न दे, उस संपत्ति का गलत इस्तेमाल करने लग जाए, उस संपत्ति पर गैर कानूनी अवैध गतिविधियां शुरू कर दे या प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाने लग जाए या उस संपत्ति को अन्य किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए, ऐसी कंडीशन में मकान मालिक उसको बेदखल कर सकेगा। ऐसी कंडीशन लिखवा देनी चाहिए। और ऐसा कोई भी क्लॉज आप अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखवाते हैं तो बिना कानूनी प्रक्रिया के आपको अपने किराएदार को बेदखल करना या अपनी परिसर से हटाना भारी पड़ सकता है। इसके बाद नवी गलती की बात करेंगे जो गलती किराएदार और मकान मालिक दोनों करते हैं। वो ये होती है कि कई किराएदार जब संपत्ति पर काबिज हो जाते हैं तो वो अन्य किराएदार को उस परिसर में शामिल कर लेते हैं। तो मकान मालिक को ये लिखवा देना चाहिए कि वह अन्य किसी को सबलेट नहीं करेगा, अन्य किसी भी व्यक्ति को उस संपत्ति को किराए पर नहीं दे सकेगा। इससे यह हो सकता है कि आपने संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को दी थी लेकिन आपकी संपत्ति पर काबिज कोई तीसरा व्यक्ति है, तो ऐसे में उस तीसरे व्यक्ति को हटाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है। अब बात करेंगे 10वीं गलती की दोस्तों, जो अब आज के जमाने में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ऑनलाइन पर, सोशल मीडिया पर चैट जीपीटी से किसी भी तरह के रेंट एग्रीमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं और उस पर अपना एग्रीमेंट छपवा लेते हैं और 11 महीने की अवधि के लिए उसको बनवाकर खुश हो जाते हैं कि उनका रेंट एग्रीमेंट या लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बन गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट तब बनता है जब आपकी कंप्लीट शर्तों को उसमें शामिल किया जाए और एक सारे क्लॉज डालने के बाद जो जो गलतियां इसमें मैंने बताई हैं वो नहीं करते हुए बनाया जाए। अब ज्यादातर लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। एक जने ने जो बनाया उसको दूसरे को पेस्ट कर दिया और वो उसने प्रिंट निकाल लिया और इस तरह से उनका रेंट एग्रीमेंट या लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बन जाता है। तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जब भी आप लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट बनाएं तो किसी जानकार व्यक्ति से अपनी शर्तों के अधीन कंप्लीट बनवाएं और किसी भी कॉपी पेस्ट करने के तरीके से बचने की कोशिश करें। इसका कारण यह है कि हर राज्य का रेंट कंट्रोल एक्ट अलग होता है। जैसे कि महाराष्ट्र में रेंटल कंट्रोल एक्ट 1999 लागू है, उसी तरह से अन्य राज्यों में अलग अलग रेंटल कंट्रोल एक्ट लगे हुए हैं। कई व्यक्ति हमसे रेंट एग्रीमेंट या लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट की कॉपी मंगवाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए पारिश्रमिक बिल्कुल नहीं देना चाहते। तो किसी भी रेंट एग्रीमेंट या लिव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट जो कि कॉपी पेस्ट किए गए होते हैं, जानकार व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाए गए होते हैं, ऐसे एग्रीमेंट से आपको बचना चाहिए और किसी जानकार, तजुर्बेकार और विशेषज्ञ के द्वारा
बनाया गया जो आपकी कंडीशंस और आपके डिटेल्स को मेंशन करने वाला हो, ऐसे रेंट एग्रीमेंट को जो कि फुल प्रूफ हो आपको बनवाना चाहिए। तो ये 10 गलतियां आपको जो मैंने बताई हैं, अगर आप इन 10 गलतियों को करने से बचेंगे तो आपका रेंट एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट एक फुल प्रूफ एग्रीमेंट बनेगा और भविष्य में आपको होने वाले संभावित नुकसान, खतरे और कानूनी पेचीदगियों से बचाने वाला होगा। इसलिए अपना एग्रीमेंट बहुत ज्यादा सावधानी और तजुर्बे से बनवाएं, उसमें कानूनी औपचारिकताएं पूरी करें और जहां तक हो सके किसी कानूनी जानकार से उसकी सलाह जरूर करें। तो आपने हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। अब अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझने को, जानने को और सीखने को मिला है तो इसको अब एक लाइक जरूर कर दीजिए। हम आपसे सिर्फ यही मांगते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए और अपने जानने वाले, मिलने वाले किराएदार और मकान मालिकों को इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि लोगों को जानकारी मिल सके, जागरूकता बढ़ सके और उनका आर्थिक और कानूनी विवाद से होने वाला नुकसान बच सके। तो मिलते हैं नए टॉपिक, नए कंटेंट और नए एक आइडिया के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।